मोदी सरकार से विनम्र नमस्कार है, ऐसा जनता के दुख न दे। हम भी मानव है, दानव का व्यवहार मत करें। ठुलठुलो नेताको कुरा के हुन्छ थाहा छैन, अनि हामी जस्तो गरिबको घरमा चुला खाली। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू के मौजूदा हालात का वो नजारा है जो आपके चैनल एबीपी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। नेपाल की सबसे बड़ी मुश्किल है पेट की भूख, जो तब बुझेगी जब 9 दिन से गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाकर बैठे इन आम लोगों को रसोई गैस मिलेगी। वो गैस जिसे भारत से नेपाल पहुंचना है, लेकिन आंदोलनकारियों ने रास्ते बंद कर रखे हैं। काठमांडू में महाकाल इलाके के घर पर रोज सुबह ताला इस उम्मीद में लगता है कि कल शायद इसकी नौबत नहीं आएगी, लेकिन शाम को ये बुजुर्ग महिला लौटकर ताला खोलती है तो जंग हार कर लौटे सिपाही का दर्द चेहरे पर साफ दिखता है। अब अहिले त बुढेसकाल भयो, एउटा सिलिन्डर त्यहाँ लाग्ला 50-70 पुग्यो खाने तेल हैन। 9 दिन हो गए, वही रास्ता, वही मकसद और वही कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। फिर भी 60 साल की कृता राय ने उम्मीद का दामन पकड़ रखा है। एलपीजी के आधे सिलेंडर के लिए वो रोज गैस एजेंसी के बाहर लगी उस लाइन का हिस्सा बनती है, जिसके दोनों सिरों का फासला मीटरों से किलोमीटर हो चुका है। आप यहाँ क्यों आई हैं और क्या आपके घर में भी सिलेंडर नहीं है? सिलिन्डर तीनटा है, खाली है, खाली छ। क्यों खाली है? अब ठुलठुलो नेताको कुरा के हुन्छ थाहा छैन, अनि हामी जस्तो गरिबको घरमा चुला खाली। कृता नेपाल के पहाड़ी समुदाय से है और अपने नाती के साथ इस छोटे से घर में रहती है। बेटी दिल्ली के कॉल सेंटर में काम करती है। हर महीने 15,000 रुपए भेजती है तो माँ और बेटे का चूल्हा जलता है। कृता अब इसलिए भी परेशान है कि बॉर्डर पर नाकेबंदी के कारण 5,000 में उसका घर कैसे चलेगा। बाकी का 10,000 तो मकान के भाड़े और नाती के स्कूल फीस में लग जाते हैं। क्यों हुई है ये दिक्कत? एलपीजी की कमी क्यों हुई है? यहाँ पे सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा? तराईको एउटा बहाना, तर अघोषित नाकाबन्दीको कारणले हामी जस्तो जनतामा यो सिलिन्डर ग्यास आइपुगेन। नेपाल सरकारलाई यो कालो बजारी रोक्नुस् र गरिबको जनता घर घरमा चुलो आओस्, यो बाल्ने सिलिन्डरमा भरियोस्। अनि भारत सरकारलाई के भन्छु, नेपालमा पनि जति भारतको जनता छ त्यति नै भारतमा पनि नेपालको जनता छ, यो झगडा गर्नेपट्टि नजानुस्। नेपाल के मूल निवासी यानी पहाड़ी और तराई में रहने वाले मधेशियों के बीच वजूद की लड़ाई से पैदा हुई किल्लत और महंगाई की चक्की में दोनों एक साथ पिस रहे हैं। राजधानी काठमांडू के बुद्धनगर में इस 3 मंजिला बंगले को देखिए। नेपाल पुलिस के एक पूर्व एसएसपी ने 10 साल पहले बनाया था। इसमें एक मधेशी दंपत्ति किराए पर रहता था। पति राजीव कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं और पत्नी सीमा वर्मा चूल्हा फूंककर रोटी का इंतजाम करने को मजबूर है। सारा दिन मुझे लगता है कि एक वक्त का खाना बनाने में गुजर जाता होगा। होता है, यही होता है। हाँ। ऐसा कब तक चलेगा? आप कहते नहीं है घर वालों को कि भाई गैस का इंतजाम कीजिए? जब आता ही नहीं तो घर वाले कहाँ से लेकर आए? जब गैस ही नहीं है यहाँ पे तो घर वाले कहाँ से लेकर आएंगे? आपने कोशिश की? कहते सुना हमने कि ब्लैक में मिल जाता है यहाँ सिलेंडर, तो ब्लैक में नहीं लेने की कोशिश की? महंगा मिलता है कहते। ब्लैक में पता नहीं है मुझे। लेकिन सीमा वर्मा मधेशी है, इसलिए भले ही उसे धुएं में खांसते हुए खाना पकाना पड़े, लेकिन वो अपने मधेशी समुदाय के हक के लिए ऐसी परेशानियों से गुजरने को तैयार है। यही जिद नेपाल के मौजूदा संकट की वजह है। दिक्कत का अंत कैसे होगा? अब दिक्कत जब तक उनका अधिकार नहीं मिलेगा तब तक अंत नहीं होगा। आप चूल्हा फूंकने को तैयार हैं? हाँ, ये तो तैयार हैं। 1 महीना तो छोड़ो, 10 महीने भी कर सकते हैं। 10 महीना भी कर सकते हैं। हिमालय की गोद में नेपाल की एक धरती पर रहने वाले 2 समुदाय के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। नौबत बेघर होने की है, मगर जिद से पीछे हटने को ना एक तैयार है और ना दूसरा। ये टोटली राजनीतिक है। मोदी से पार्टी आंदोलन कर रही है
उधर उसका मांग है कि जो नक्शा है वीरगंज वगैरह वो भारत के नक्शा पे आधारित है और कल्चर ट्रेडिशन सब भारत के है, तो उसको अपने आइडेंटिटी बनाने के लिए सेपरेट होने चाहते हैं वो। और इसमें मोदी और वो सब मिले हुए हैं, इसलिए इधर जनता पीड़ित है। वो लोग अपने अपने घर पे गैस बाल रहे हैं, सब पेट्रोल फुल टैंक डाल रहे हैं, लेकिन जनता को देखो लाइन में बस रहा है, गैस देखो सब। ये 40 साल के गोविंद को गले की बीमारी है, ऑपरेशन हुआ था, सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर भी दिन भर गैस लेने के लिए लाइन में लगता है और रात को घर में चूल्हा जलता है तो धुएं से बचने के लिए घर से दूर रहना पड़ता है। गैस का यहाँ दाम कितना है और अभी ब्लैक में कितने तक का मिल रहा है एक सिलेंडर? ब्लैक में तो हम खरीदने नहीं सकते हैं, खरीदा भी नहीं हूँ। मिलता तो है 1450 का, अभी मिल रहा है 725 का, आधा सिलेंडर देंगे बोल रहा है। अगर ये पूरा सिलेंडर बाहर अब खरीदना हो आपको तो कितना पैसा खर्चना पड़ेगा? सुनने में आता है 8,000 10,000, हमारा तो औकात नहीं है उतने में खरीदने में। हम लोग थोड़ा मजदूरी करके खाने वाला आदमी है, इसलिए हमको तो ये 10,000 8,000 7,000 में किनने का औकात नहीं है। चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, चाहे कुकिंग गैस हो, उसकी अभाव से नेपाली जनता को इतना कष्ट अभी भुगतना पड़ रहा है कि अभी ऐसा कभी पास्ट में नहीं हुआ था। ये सच है उन परिवारों का जिनके समुदाय नए संविधान पर आपस में भिड़े हुए हैं। हाथ दोनों के जल रहे हैं और दिल भी। जेब में ज्यादा कुछ झलने के लिए अब बचा नहीं। पहाड़ी हो या मधेसी समुदाय, वर्चस्व और वजूद की लड़ाई में एक दूसरे से हारना नहीं चाहते, लेकिन इसी जोर आजमाइश में चूल्हे की जंग दोनों हार चुके हैं। काठमांडू में गैस की सप्लाई ठप होने के बाद घरों में नहीं बल्कि रेस्तरां में भी एलपीजी चूल्हों की जगह लकड़ी के चूल्हों ने ले ली है। नेपाल के लोग मोमो, पिज्जा और चाउमीन शौक से खाते हैं। होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यू में व्यंजन सबसे पहले लिखे रहते हैं, लेकिन संकट की घड़ी में रॉयल मेन्यू नाकेबंदी मेन्यू में बदल गए हैं। मोमो और पिज्जा मेन्यू से इसलिए बाहर हो गए हैं क्योंकि लकड़ी के चूल्हे पर इनका पकना मुमकिन नहीं है। हम नहीं पा रहे अभी, हम एलपीजी गैस नहीं पा रहे। वी आर यूजिंग, हम दाउरा फायरवुड यूज कर रहे हैं अभी इधर पकाने के लिए, थोड़ा उससे भी मुश्किल हो रहा है। 2 महीने पहले काठमांडू के पौष इलाके लाजिमपट के इस रॉयल क्राउन रेस्टोरेंट की रोज की सेल 35 से 40 हजार रुपए थी, अब आधी भी नहीं रह गई है। इस महीने राजीव रेस्टोरेंट का किराया भी नहीं दे पाया है। उसे डर इस बात का है कि मधेसी आंदोलन और आर्थिक नाकेबंदी खत्म ना हुई तो अगले महीने रेस्टोरेंट पर ताला लटक जाएगा। अभी नाकाबंदी से तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। पहले हमारा रेस्टोरेंट का जो सेल्स था वो एवरेज में भी दिन का 30 से 35-40 हज़ार तक जाता था। अभी 15,000 के सेल्स होने में भी मुश्किल पड़ा है। जो हमारा स्टाफ भी दूर से आते हैं, उन लोगों ने व्हीकल भी नहीं पाता है, स्टाफ भी हमने कटौती किया है अभी। और हमारा जो इधर का म्यूजिकल प्रोग्राम जैसे हम रेगुलर करता था, रेस्टोरेंट का जो सिस्टम था उस सिस्टम ही बिगड़ गया है अभी। कुकिंग गैस और पेट्रोल की कमी से काठमांडू का हर घर परेशान है। स्कूल बंद, कारोबार बंद, खाना पीना महंगा और जेब ठन ठन गोपाल। नाकाबंदी लंबी खिंचने से काठमांडू की सड़कों पर वाहन घटे हैं और बसों में भीड़ बेहिसाब बढ़ी है। सीट से लेकर फर्श तक और सीढ़ी से लेकर छत तक बसों में पैर रखने की जगह नहीं है। महिलाएं भी मजबूरी में छत पर सफर करती हैं। नेपाल की सड़कों पर जितनी बसें चल रही हैं, उससे कई गुना ज्यादा बसें डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर लाइन में लगी हुई हैं। जुगाड़ के डीजल से सवारियों को ढो रही इन बसों में ना चढ़ने की जगह है ना उतरने की, और छत पर बैठने वालों की तो भीड़ लगी रहती है। आप देख सकते हैं ये बस तकरीबन 20-25 लोगों के लिए बनी है, लेकिन इसमें 70-80 लोग सवार हैं और महिलाओं को बैठने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह यह है कि तेल की किल्लत होने के कारण कुछ ही बसें काठमांडू की सड़कों पर दौड़ पा रही हैं। लोग अपने वाहन नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए मजबूरी में इन भीड़ भड़के वाली
बसों में सफर करना पड़ रहा है। पेट्रोल ब्लैक में आ रहा है यहाँ, क्या बोलता है ये नेपाल में, और मोटरसाइकिल के जरिए। और ये जो मोटरसाइकिल खड़े हैं, हाँ, ये टोटल मोटरसाइकिल से ही जाता है, भारत में जाता है, तेल भरवाता है, वापस आता है। हाँ, नेपाल में आकर ब्लैक होता है ये। गैस का सिलेंडर कैसे लेके आते हैं? चलिए, ये तो मोटरसाइकिल में ले आए। हाँ, गैस का सिलेंडर क्या है कि जो इंडिया से सिलेंडर आया उसको नेपाली सिलेंडर में पलटी कर देते हैं, और पलटी करके उसको नेपाली के गैस में चला जाता है अपना। तो नाके पे कैसे निकाल लेते हैं उसको? वो नाके पर सब पैसे खा के हो जाता है। पैसा ऐसा चीज है भैया कि पैसे हो तो सब कुछ संभव है। नेपाल में ये सब क्यों हो रहा है? संघीय ढांचे की खातिर नया संविधान लागू होने से कोई देश आर्थिक नाकेबंदी और मंदी के दौर में कैसे आ सकता है? आपके चैनल पर यह भी बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि भूकंप से 6000 जाने गंवा चुके नेपाल के लोगों की जेब को चूसने वाला ये संकट आखिर आया कैसे? 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद नेपाल का शासन अंतरिम संविधान के तहत चल रहा था। संघीय राजनीति ढांचा स्थापित करने के लिए संविधान सभा नए संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर रही थी। पहली संविधान सभा में यह संभव नहीं हो पाया। 2013 में दूसरी संविधान सभा बनी। सुशील कोइराला प्रधानमंत्री बने। सितंबर 2015 में संविधान जारी हुआ और कोइराला को डील के तहत पद से हटना पड़ा। केपी ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड मार्क्सवादी लेनिनवादी, प्रचंड की यूनाइटेड सीपीएम माओवादी और थापा की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल का गठजोड़ हुआ। केपी ओली नए प्रधानमंत्री बने। नेपाल के नए संविधान को लेकर भारत पहले से चिंतित था। पड़ोसी होने के नाते उसने नेपाल सरकार को मधेशियों के हितों को नजरअंदाज न करने की सलाह भी दी, लेकिन उस पर गौर नहीं हुआ। सामुदायिक विभाजन जैसा दिख रहा है, जहां पहाड़ी समुदाय एक और हैं और मधेसी समुदाय एक और हैं। मधेसी समुदाय मधेसी मोर्चा के नाम से आंदोलनरत है, तो उन्होंने सीमा पर नाकाकसी कर रखी है, और पहाड़ी समुदाय इस बात पर अड़ी हुई है कि नहीं, जो एक बार संविधान बन गया वो बन गया, वहाँ से अब कोई टस से मस नहीं होने वाला है। आखिर नए संविधान में किस बदलाव की मांग को लेकर शुरू हुआ है मधेशी आंदोलन, ये समझने की कोशिश करते हैं। मांग यह है कि नेपाल के अंतरिम संविधान में मधेशियों के लिए तय किए गए 8 बिंदुओं को नए संविधान में भी शामिल किया जाए। सबसे पहला तो इन मांगों में सबसे अहम है कि मधेशियों और जनजातियों को संवैधानिक पदों से वंचित न रखा जाए। 2, सेना और पुलिस बल में मधेशियों को उनकी आबादी के लिहाज से भर्ती किया जाए। निर्वाचन क्षेत्र भूगोल के बजाय जनसंख्या के आधार पर तय हो। 3, संघीय ढांचे के ऊपरी सदन यानी राष्ट्रीय सभा में हर राज्य से 8 सदस्य मनोनीत करने के बजाय जनसंख्या के आधार पर सदस्यों की संख्या तय हो। 4, गैर नेपाली महिला से शादी होने पर पूर्ण नागरिकता के लिए 20 साल अनिवार्य की शर्त में संशोधन हो। 5, उसे सरकारी नौकरी के लिए 10 साल बाद योग्य मानने की शर्त हटाई जाए। 6, साथ ही उसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सभा, उपसभा प्रमुख और निकाय सभा प्रमुख जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार मिले। 7, मधेशी बाहुल जिलों कैलाली, झापा, कंचनपुर, मोरंग और सुनसरी को मधेश प्रदेश में शामिल किया जाए, क्योंकि इन जिलों में मधेशियों की जनसंख्या ज्यादा है और उनको पहाड़ी निर्वाचन क्षेत्रों से जुदा किया जाए। 8, आरक्षण कोटा का आधार जनसंख्या न हो। अभी 80% नेपाली पहाड़ी वर्ग को आरक्षण कोटा में रखा गया। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता मिलता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग नेचुरलाइज सिटीजन्स कहते हैं। तो पहले 10 वर्ष के बाद वो कोई भी पोस्ट के लिए क्वालिफाइड थे। अभी क्या कर दिया आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमंत्री, सुरक्षा निकाय के प्रमुख लगायत के संवैधानिक पद पे सिर्फ वंशज वाले ही हो सकते हैं। मधेशी आंदोलन को लेकर भारत के रुख और आंदोलनकारियों में गुस्से की बड़ी वजह यह भी है कि उन्हें लगता है कि संविधान में संशोधन अगर मौजूदा सरकार ने नहीं किया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि न तो कभी एक साथ 3 राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन होगा और न ही संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत का जुगाड़। प्रधानमंत्री कोली की सरकार 3 पार्टियों के गठजोड़ से चल रही है। तीनों को मिलाकर सरकार के पास 601 में 291 सीटें हैं। पार्टी के मिलने के बाद 2/3 इन लोगों को 2/3 पहुंच ही जाता है, पर अभी नहीं हो पाएगा तो कभी नहीं होगा, ये भी कंफर्म है। क्योंकि क्या होगा, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है
कि आपको फेडरल बाउंड्री का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, तो जिस स्टेट का बाउंड्री को चेंज करना पड़ेगा उसका सभा से 2/3 से पास होके फिर यहाँ का संघीय सभा में भी 2/3 चाहिए। तो दोनों जगह 2/3 इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सवाल यह भी है कि भारत की दोस्ती और दबाव के बावजूद नेपाल ने अंतरिम संविधान के उन 8 प्रावधानों को नए संविधान में शामिल क्यों नहीं किया जिन्हें राजशाही के खात्मे के बाद भारत की मध्यस्थता से गिरिजा कुमार कोइराला की सरकार ने बनाया था। राजनीति का गणित हमारे पक्ष में है, तो जब राजनीति का गणित हमारे पक्ष में है तो सत्ता की साझेदारी हम मधेशियों के साथ क्यों करें? क्यों नहीं सत्ता को हम अपने वर्चस्व को निरंतरता दे? और इसके पीछे जो थोड़ी सी भावना काम करती है वो ये है कि सांप्रदायिक सोच है। मधेशियों को हमेशा से ये कहते रहना कि मधेश तो नेपाल में है, मगर जो मधेशी है तो वो भारतीय है। भारत की सरकार, मधेशी मुद्दों के माहिर और राजनीति के पंडित चाहे जो भी कहें, पर नेपाल सरकार का मानना है कि कमियां हर चीज में होती हैं। इसके बावजूद नेपाल का संविधान दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में बेहतरीन संविधान है। जो ये वार्ता के दौरान में हम लोगों ने उनसे स्पष्ट रूप में ये कह दिया है कि ये जो संशोधन की आप मांग कर रहे हैं उसके लिए हम लोग तैयार हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो अभी राजनीतिक दल आंदोलन कर रहे हैं वो अपने मांग के बारे में स्पष्ट नहीं है और धीरे धीरे करके उनके नियंत्रण से ये आंदोलन खिसक जा रहा है। स्लोली देयर ग्रिप इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। नेपाल में नया संविधान लागू होने से खड़े हुए संकट को समझने से पहले नेपाल की भौगोलिक स्थिति को जानना जरूरी है। नेपाल 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाके में। भारत की सीमा के साथ जो इलाके लगते हैं वो मैदानी इलाके हैं और इन इलाकों में मधेशी, थारू जनजातीय समुदाय का बाहुल है। यानी मैदानी इलाकों में ज़्यादा लोग वो रहते हैं जो पहाड़ी नहीं हैं। और एक अनुमान के मुताबिक 1954 से पहले तक यहाँ की आबादी का 90% हिस्सा इन्हीं जातियों और जनजातियों से भरा हुआ था। लेकिन 1970 में राजशाही के दौर में यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र से लोगों को पुनर्वासित किया गया, यानी पहाड़ों से बहुत से लोगों को इन इलाकों में, मैदानी इलाकों में शिफ्ट किया गया। अब नए संविधान में जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं उससे इन मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को लगता है कि पहाड़ी लोग या पहाड़ी नेता उन्हें राजनीतिक तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। नेपाल की जनसंख्या 2 करोड़ 60 लाख के करीब है। इसमें 52 लाख मधेशी हैं। सुगौली संधि के तहत गंगा मैदान के फैलाव में रहने वाली यह आबादी नेपाल का हिस्सा है। मधेशी सिर्फ नेपाल में है। भारत की सीमा के साथ होने के कारण मधेशियों का रहन सहन, उठना बैठना और शक्लो सूरत नेपाल से कम और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से ज्यादा मिलते जुलते हैं। मेची से लेकर महाकाली तक सुगौली संधि के बाद और 1857 के बाद कुछ क्षेत्र जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखा दरबार को बख्शीश के रूप में दिया, इस क्षेत्र के परंपरागत जो बासिंदे हैं उनमें जात जाति के लोग हैं, धार्मिक विविधता है, मुसलमान हैं, जनजाति के लोग हैं, थारू हैं, राजवंशी हैं, ये सारे के सारे लोग मधेशी हैं। मधेशियों का आरोप है कि उन्हें नेपाल ने कभी अपना माना ही नहीं। उनके साथ हमेशा भारतीय बताकर पक्षपात किया गया। लेकिन नेपाल सरकार कहती है कि मधेशी उनके लिए पराये नहीं है। तो उनको लगता होगा कि उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? No, we are ready to discuss that issues. If they have any genuine grievances, the government and all the political parties are committed to resolve that issue through consensus. We have very clearly told them. लेकिन मधेशियों को इस पर भरोसा नहीं है और इसीलिए मधेशियों ने छेड़ दिया आंदोलन।